Hello students, today in this lecture we want to discuss the vector. As you know, there are many different quantities in our life. Of them, some of the vector quantities and some of the scalar quantities. So students, first of all we want to discuss the vector quantities and scalar quantities. So student, scalar quantities students, as you know, scalar quantities are those quantities which have only magnitude, not the direction. ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, केवल मैग्नीट्यूड होता है और उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती. ए क्वांटिटी which has magnitude not a direction is called scalar quantity. ठीक है बेटा, देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़. जैसे क्या होता है बेटा? लेंथ है, ठीक है बेटा. फॉर एग्जांपल अ लेंथ, मास, टेम्परेचर, ठीक है बेटा. लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़. और क्या हो गया? टाइम हो गया, स्पीड हो गई, ठीक है बेटा. टाइम, स्पीड, etc. ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी. ए क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड नॉट ए डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है. अब आता है इसके आगे वेक्टर क्वांटिटीज. ये क्या होती हैं? क्वांटिटीज, a quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantities. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल बताइए, क्या हो सकते हैं? वेलोसिटी है, फोर्स है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट है. वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा. वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, etc. तो देखो ये क्वांटिटी कैसी है? वेलोसिटी क्या होती है? इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है. फोर्स में भी क्या होता है? डायरेक्शन होती है, किस साइड में हमें फोर्स लगाना है, ठीक है. तो डायरेक्शन होगी इसमें, बिना डायरेक्शन के फोर्स क्या काम करेगा, ठीक है ना. डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन होती है इसके अंदर, मैग्नीट्यूड भी होता है. तो बेटा ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. वेक्टर को समझने के लिए ये पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है कुछ बेसिक फैक्ट और समझते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वेक्टर के, उनको भी एक बार डिस्कस करते हैं. तो देखिए क्या है कुछ बेसिक फैक्ट.
सबसे पहले देखते हैं बेटा डायरेक्टेड लाइन, ठीक है ना। डायरेक्टेड लाइन क्या होती है, और डायरेक्टेड लाइन, ठीक है ना। डायरेक्टेड लाइन, देखो ये लाइन है मेरे पास कोई, ठीक है ना, ऐसे जा रही, ये कोई लाइन है, या फिर ऐसी कोई लाइन हो गई ये वाली, ठीक है ना। इसकी इस डायरेक्शन का देखो ये लाइन है, इसकी डायरेक्शन दे रखी है, ये भी एक लाइन है, इसकी भी डायरेक्शन दे रखी है, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, ठीक है ना, अपवर्ड है, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डायरेक्टेड लाइन, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टेड लाइन, ठीक है ना। अब डायरेक्टेड लाइन के साथ साथ अब हम क्या कहते हैं, एक होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक क्या होता है डायरेक्टेड, ये तो डायरेक्टेड लाइन हो गई, अब आता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर इस लाइन से जो डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है ना, ये जो डायरेक्टेड लाइन है, इस लाइन से मैंने एक क्या किया, एक सेगमेंट ले लिया, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये डायरेक्टेड लाइन है, इसमें से मैंने एक पॉइंट है मेरे पास ए, और ये है मेरे पास पॉइंट बी, तो ये जो ए से बी का जो लाइन है, ए से बी तक जो लाइन बनी, ठीक है ना, इसको मैं कहता हूँ क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, समझ गए ना। इसको कहते हैं डायरेक्ट, क्योंकि लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन से काटा हुआ एक पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अब इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा ए बी, और देखो इसकी डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन तो ए से बी की तरफ है डायरेक्शन, तो मैं इस पर एरो लगा दूंगा ऐसे, इसका मतलब ए से बी की तरफ है, तो इसको क्या बोलूँगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ए बी, और वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक, ए बी वेक्टर, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलूँगा मैं, ए बी वेक्टर, मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो पोर्शन है उसको क्या बोलूँगा मैं, ए बी वेक्टर, क्योंकि एक डायरेक्टेड लाइन से एक मैंने क्या लिया, सेगमेंट ले लिया है जिसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर, ठीक है ना। यही एक ए बी वेक्टर है। अब इसमें देखो दो तीन बातें होती हैं, क्या क्या होती है, एक तो होती है लेंथ, ठीक है ना, एक होती है इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक होता है बेटा लेंथ, ठीक है ना, एक होता है सपोर्ट, एक होता है सेंस, ठीक है। 3 यहाँ पर ये जो ना टर्म्स होते हैं हमारे पास 3 ये वर्ड हैं, लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस। अब हम ये बोलें कि ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है ना, मान लो कि ये लाइन हमारे पास कौन सी थी, एल लाइन थी, ठीक है ना। तो अब मैं ये बोलूँ कि ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ क्या थी इसकी, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट थी ए से लेकर के बी तक, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर नहीं, अगर लेंथ की बात करूँगा मैं, ठीक है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जिसकी लेंथ क्या है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ का मतलब है ए से बी तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब ये वेक्टर मिल जाता है उस वेक्टर का मुझे क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। तो वो मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ है इसका, ठीक है ना। किसी वेक्टर का अगर आप मोड यूज़ कर लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो वो उसकी क्या बताएगा, लेंथ बताएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा लेंथ होगी हमारे पास। अब आता है सपोर्ट, ठीक है ना। अब सपोर्ट क्या है, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की सपोर्ट क्या है, सपोर्ट मतलब किस में से काटा गया, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किस में से काटा गया, ये ए बी जो टुकड़ा काटा हुआ है वो कहाँ से काटा हुआ है, एल लाइन से, तो इसकी सपोर्ट क्या हो गई, एल। तो यहाँ लिख देंगे एल इज लाइन, एल इज द सपोर्ट ऑफ दिस, सपोर्ट ऑफ ए बी वेक्टर। जो ए बी वेक्टर मेरे पास है, इस वेक्टर की सपोर्ट क्या थी मेरे पास, एल लाइन, ठीक है ना। तो एल लाइन इज द सपोर्ट ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है ना। ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इसका सपोर्ट क्या था, लाइन एल। अब मैं बात करता हूँ बेटा सेंस की।
सेंस का मतलब होता है, एक अदर नाम से जानते हैं इसको, डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन। तो इसकी सेंस क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो ए बी है उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब सेंस क्या है इसका, तो सेंस है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, डायरेक्शन होगी इसकी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, ठीक है ना, तो लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस, तो इनको तीनों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि लेंथ क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट का मतलब किस में से आया, ठीक है ना, ये लाइन सेगमेंट कहाँ से आया, ठीक है ना, तो वो उसकी सपोर्ट है। सेंस का मतलब डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है या बी टू ए है। सपोज कर लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन को L1 मान लीजिए L है और ये लाइन M है, ठीक है ना। एक मेरे पास यहाँ पे A है और ये मेरे पास यहाँ से पॉइंट B काट लिया, ये हमारे पास ये भी एक क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। क्या है ये, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो अब बताओ इसको कौन सा वेक्टर बोलूँगा मैं, BA वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फ्रॉम B टू A है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, BA वेक्टर, क्योंकि B से A की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, डायरेक्शन B से A की तरफ है, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, BA वेक्टर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आता है हमारे पास क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, इसको नोटेशन आपने पता ही कर लिया कि नोटेशन इसका क्या होता है, ये नोटेशन होता है AB वेक्टर, ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है ना। कभी कभी हमें क्या कर लेते हैं, इसके नोटेशन को AB वेक्टर, इसको A वेक्टर मान लिया, AB वेक्टर को, जैसे AB वेक्टर है इसको हमने क्या मान लिया, A वेक्टर मान लिया। कभी हम किसी को B वेक्टर मान लेंगे, कभी C वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का जो AB वेक्टर है उसको हम क्या मान लेंगे, A वेक्टर, कभी B वेक्टर, तो इसको हम इसको डिनोट करते हैं A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर से, ठीक है। अब आता है बेटा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इसको हम शॉर्ट में बेटा PVV कहते हैं, PV, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, PV, ठीक है। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, देखिए हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो मोस्टली हम स्पेस में बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल की, ठीक है ना। वेक्टर का जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, वो 2D में भी होता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ 12th क्लास में जो किस में आ रहा है वो 3D में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास क्या हो गया, y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, z एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया और ये z एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना क्या है, 90, ठीक है ना, ये भी हमारे पास 90 और ये भी मेरे पास 90, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ना आपस में ये तीनों क्या बना रहे हैं, 90-90 के एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप एक रूम का कॉर्नर ले लो, तो रूम का कॉर्नर जो है ना, ये वाली जो कॉर्नर है ये सीधा है, ये इस साइड में है और ये इस साइड में है, तो ये वाला 90 हो गया, ठीक है ना। ये जो फर्श है ना नीचे, जो ग्राउंड है, ठीक है ना, फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ये भी जो क्या हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, ये भी 90 एंगल बनाएगा, इस साइड में, इस साइड में जो x एक्सिस और z एक्सिस में 90 रहेगा और इसमें भी 90 रहेगा, ठीक है बेटा। तो देखिए एक पॉइंट मैंने P ले लिया बेटा, यहाँ पर एक कोई स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, ठीक है ना, इसको मैंने P को मिला दिया O से। O के कोऑर्डिनेट आप जानती हो क्या होते हैं, 0, 0, 0। P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y, z मैंने लेट कर लिए, ठीक है ना। लेट P बी ए पॉइंट इन स्पेस, ठीक है ना, whose coordinate are x, y, z, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने बेटा, ठीक है ना। तो अब देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि इस P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। ओरिजिन तो क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है ना। ये P क्या है, P कहीं भी हो सकता है स्पेस में, ठीक है ना। P हमारे पास क्या हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो देखो ये OP वेक्टर बनेगा मेरे पास, ये क्या बनेगा, OP वेक्टर। अब OP वेक्टर जब बनेगा मेरे पास, तो OP वेक्टर कैसे, मतलब पोजीशन इसकी क्या है, x, y, z पे है,
पी पॉइंट की पोजीशन कहाँ है, एक्स वाई जेड, ये क्योंकि इसकी पोजीशन ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ओरिजिन से हमें एक्स एक्सिस पर कितना चलना है, एक्स डिस्टेंस चलना है, ठीक है ना। वाई पे कितना चलना है फिर, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर कितना चलना है, वाई चलना है, और जेड एक्सिस की तरफ किधर आना है, जेड जाना है। तो जहाँ भी हम पहुँचेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड बन जाएंगे, ठीक है ना, एक्स वाई जेड बन जाएंगे। तो ये क्या बन गई, इसकी पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर जो होती है वो क्या होती है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर, किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन हम लेते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो बताओ इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा, ठीक है, इस पॉइंट में से ओरिजिन को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, ओपी वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो ओपी वेक्टर जब मिलेगा मेरे को, तो ओपी वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट में से मैं ओरिजिन को पॉइंट के माइनस कर दूंगा एक्स वाई जेड में। देखो एक्स में से 0 माइनस किया, एक्स ही आया, वाई में से 0 माइनस किया, वाई आया, जेड में से 0 माइनस किया, तो क्या बन गया मेरे पास, जेड ही आया। तो इसका मतलब ओपी जो वेक्टर बना उसके पोजीशन वेक्टर क्या मिल गए मेरे को, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई जेड क्या मिल गई मेरे पास, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ओपी, ये जो वेक्टर है ना मेरे पास, वेक्टर ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है बेटा। ये जो वेक्टर ओपी है, वेक्टर ओपी क्या है, वेक्टर ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालूंगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास ओपी वेक्टर, तो मेरे पास ये है ही है ओपी वेक्टर, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, क्योंकि इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, मॉडुलस लेते हैं हम, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आपको कभी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए किसी वेक्टर का, ठीक है ना, जैसे ओपी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, एक्स कोमा वाई कोमा जेड इसके, ठीक है ना, पॉइंट्स हैं, तो क्या लेते हैं, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ओपी वेक्टर का जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे हमें ओ से पी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पहले ओपी वेक्टर निकालो। ओपी वेक्टर कैसे निकलेगा, पी में से ओ माइनस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम चले और यहाँ पर पहुँचे, ठीक है ना, तो टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया जाएगा पहले। जो आंसर आएगा उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में इनका सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ओपी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। अच्छा, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे पी पॉइंट हो गया, इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो गए, ओपी हो गई, ठीक है ना। पी के पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओरिजिन मान लो कि ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये मेरे पास कोई बी पॉइंट है, ठीक है ना, ये स्पेस में है, ये मेरे पास सी पॉइंट है, ठीक है ना, ये भी स्पेस में है, ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या मान लिया, ए को, ओ ए जो वेक्टर है मेरे पास क्या माना जाएगा, इसके ए मान लूँ मैं, ठीक है ना। तो ये ए वेक्टर हो गया, इसका बी वेक्टर हो गया, और इसको मैंने इसको सी वेक्टर मान लिया और इसको मान लिया बी वेक्टर, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ गए ना। तो ए वेक्टर क्या है, इस ए का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। सी, ये सी वेक्टर क्या है, इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये जो बी वेक्टर है ये इस बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। क्यों है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये बी आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो ओरिजिन ही है, तो इसका मतलब इस बी का पोजीशन वेक्टर बी तो हो गया, क्योंकि माइनस तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, इस ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बी हो गया, ठीक है ना।
ओ सी का हो गया सी वेक्टर और ओ ए का क्या हो गया ए वेक्टर। ठीक है बेटा, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसका यूज हम जो है ना वेक्टर में तो करेंगे ही करेंगे, और साथ साथ हम इसका 3D में भी बहुत यूज होता है। क्या पॉइंट है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइंस, इनको हम क्या बोलते हैं डीसीज। ठीक है ना, इनको हम डीसीज भी बोलते हैं, शॉर्ट में हम डीसीज बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन? देखिए डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, यहाँ भी हम क्या करेंगे एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर P है, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसको मैंने पॉइंट से मिला दिया P पॉइंट से। ठीक है ना। तो अब देखिए इस OP वेक्टर बन गया मेरे पास, ये कौन सा वेक्टर हो गया OP वेक्टर, इसको मैंने मान लिया OP वेक्टर, OP वेक्टर हो गया, इसको R वेक्टर मान लिया। ठीक है ना, इसको क्या मान लिया मैंने R वेक्टर। क्लियर? ठीक है बेटा, इसको R वेक्टर मान लिया मैंने। तो अब देखिए ये जो OP वेक्टर ने इन तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल भी बनाया होगा। मान लीजिए कि x के साथ इस OP वेक्टर ने अल्फा एंगल बनाया ठीक है बेटा, y एक्सिस से इसने एंगल बनाया बीटा। ठीक है ना, तो z से भी कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन से, न कि नेगेटिव डायरेक्शन से। ये सारे जो एंगल बनाए हुए हैं ये वो पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ना XYZ ऑक्टेंट में है पॉइंट। मान लीजिए किसमें, XYZ ऑक्टेंट में। जैसे 11th में आपने पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होते हैं ऑक्टेंट होते हैं। जैसे मैंने ये मान लो x एक्सिस मान लिया, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो देखो इधर का ऑक्टेंट, ये 4 ऑक्टेंट तो इधर हो गए और 4 ऑक्टेंट नीचे हो गए, तो ये 8 ऑक्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ना प्लस का x एक्सिस है, ये प्लस का y एक्सिस है, प्लस का z एक्सिस है। तो ये वाला जो ऑक्टेंट है मेरे पास इधर वाला, ये पॉजिटिव ऑक्टेंट हो गया, तीनों इसके पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन से ही एंगल देखना है। तो ये अल्फ़ा, इसका बीटा, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल मान लीजिए ये गामा है, मतलब जेड एक्सिस से इसका जो एंगल बनना है वो क्या है गामा। ठीक है ना। तो देखिए OP वेक्टर मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा and gamma with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively। ठीक है बेटा, OP makes, ठीक है ना, लेट कर लिया, लेट OP वेक्टर मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। x एक्सिस से इसने क्या बनाया अल्फा एंगल बनाया। ठीक है ना, y एक्सिस से कितना बनाया बीटा एंगल बनाया, और z एक्सिस से कितना बनाया गामा एंगल बनाया। तो अब इन एंगल का क्या काम करना है आपको, एंगल का कॉस लेना है। ठीक है ना, तो जब हम इनका कॉस लेंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंगल थे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, एक हो जाएगा कॉस बीटा, ठीक है ना, एंड कॉस गामा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाते हैं तीनों, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर OP। इस OP के क्या कहलाएंगे, ये डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर OP। ठीक है ना, OP के क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे OP के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम कॉस अल्फा को L से भी डिनोट करते हैं और कॉस बीटा को M से भी डिनोट करते हैं और कॉस गामा को
एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कॉस अल्फ़ा को एल से डिनोट किया जाता है, कॉस बीटा को एम से डिनोट किया जाता है और कॉस गामा को एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि जो एक कंडीशन और इसमें होती है, एक रिलेशन भी होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इन डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, देखो डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन होता है हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू हमेशा 1 होता है। ध्यान रखना कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब एल किसकी वैल्यू थी, कॉस अल्फ़ा की, एम किसकी वैल्यू है, कॉस बीटा, एन किसकी वैल्यू है, कॉस गामा। अगर मैं इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास। तो एक रिलेशन आ गया, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया आपके पास। कई बार ये पूछ लेता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, एक रिजल्ट इससे और आएगा कि अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 से तो ये 1 कैंसिल हो गया, दोनों साइड पॉजिटिव है। अब मैं इन तीनों साइन स्क्वायर को उस साइड ले जाऊंगा तो सारे प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 2। तो ये भी एक रिजल्ट है। कभी भी पूछ लेता है कि या तो ये रिजल्ट पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना, और या फिर ये रिजल्ट पूछ लेगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होता है, 1, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है, ठीक है बेटा। इतना बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब देखते हैं आगे कि जो अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, एक ये एक्स वाई जेड ऑरिजिन, एक मेरे पास पी पॉइंट माना था मैंने यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड। तो अब देखिए ये अल्फ़ा था, ये मेरे पास बीटा है, ये मेरे पास गामा है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करना है कि एक्स वाई जेड को मैं डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड को मैं डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में कैसे लिखूँगा, ठीक है ना। इस ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं, डी सीज ऑफ ओपी वेक्टर इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, या फिर मैं इसको एल एम एन लिख दूँगा, एल एम एन, ठीक है ना। डी सीज ऑफ ओपी क्या है, एल एम एन, और एल एम एन की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। तो अब देखो कि अब मैंने क्या किया कि इस ओपी से, देखो पी से मैंने इस एक्स एक्सिस पे क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, तो ये राइट एंगल बन गया बेटा। और इसको मैंने क्या बोलना है, आर वेक्टर, क्योंकि ओपी वेक्टर को अभी बताया था मैंने कि इसको मैंने बोल दिया आर वेक्टर। क्या बोल दिया, आर वेक्टर बोल दिया, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, एक्स होगी, क्योंकि x पे पहुंचना है तो यहाँ से x पे चलेंगे, x डिस्टेंस चलेंगे x एक्सिस पे, ठीक है ना। और ये r हो गया। तो cos अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यहाँ से cos अल्फ़ा कितना हो गया बेटा, cos अल्फ़ा फॉर्मूला देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसको मैंने m मान लिया, ओ एम पी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो cos अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, cos अल्फ़ा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन आर वेक्टर, ठीक है ना, x अपॉन आर वेक्टर। लेकिन आर वेक्टर नहीं होगा, इसको मॉडुलस आर वेक्टर, और इसको मैंने r लिखना है, ठीक है, क्योंकि मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, मैं इसका क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। तो जो देखो आर वेक्टर है मेरे पास, ये आर वेक्टर तो क्या दिखा रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड थोड़ी दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो ये दिखाएगा, इसका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालेंगे ना। तो ये डिस्टेंस आर वेक्टर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, इसको हम स्मॉल r लिखते हैं।
जैसा आर है यहाँ तो वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर का यूज नहीं करते हम। अगर वेक्टर का यूज नहीं हो रहा है इस आर पे, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, उसका डिस्टेंस दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये आर वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड सिंपल आर दिखाएगा। जैसे मान लो कि ये वेक्टर मेरे पास क्या है, ए वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या दिखाएगा, ए है मैग्नीट्यूड। तो या तो मैं इस मैग्नीट्यूड को क्या लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, या फिर सिंपल ए बनाऊँगा, इस पर वो एरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी केवल डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये x अपॉन आर बन जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा कॉस अल्फा को मैंने क्या माना था, l, तो ये l के बराबर हो गया, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी हो गई, LR। क्या हो गई x की वैल्यू, LR। इसी प्रकार सिमिलरली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MR। ठीक है ना, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NR। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमारे पास जो बन जाएगा, एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे एल एम एन की टर्म्स में, तो क्या बन जाएंगे, एल आर, एम आर और एन आर। तो दिस इज द पॉइंट पी। तो इससे भी हम पॉइंट पी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पी पॉइंट नहीं दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हैं एल आर, एम आर और एन आर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। अब आता है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। ठीक है ना, जैसे L बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी, वेयर, ठीक है ना, इफ L, M, N are the DCs of a vector, ठीक है, and ABC are the DRs। DRs का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है ना, एंड ABC are the direction ratios of the सेम वेक्टर। ठीक है ना, देन L इक्वल टू एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी होता है। तो ये ध्यान रख लेना, बहुत ही ज़रूरी है। L बाई ए इक्वल टू एम बाई, मतलब ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1 अपॉन √6, ठीक है ना, -2 बाई √6 और 1 बाई √6 या -1 बाई √6। मान लो कि किसी वेक्टर की ये डीसीज हैं, किसी वेक्टर के ये क्या हैं, डीसीज। डीसीज क्यों हैं, पता है डीसी क्यों है, ये डीसी होंगे भी या नहीं होंगे किसी वेक्टर के, क्योंकि मैंने आपको ही बताया था कि डीसीज के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। तो मैं एक बार स्क्वायर का सम करके देख लूँ, तो देखो इसका कितना हो गया 1/6, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4/6, इसका कितना हो गया 1/6। दोनों का सम करूँगा तो ऊपर 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है किसी न किसी वेक्टर की ये डीसीज हैं। ठीक है ना, तब डीसी हैं ये, तो अब इसका मतलब ये है कि इसी वेक्टर के, जिस वेक्टर के डीसी हैं उसी वेक्टर के डीआर क्या होंगे। तो बेटा अब डीआर तो बहुत सारे हो सकते हैं उसके, लेकिन इसके प्रोपोर्शनली होंगे। जैसे मान लो कि मैंने जो पूरे इनमें सब में √6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो √6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, इसमें √6 का मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें -2 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास ये डीआर का काम करेगी। ठीक है ना, ये डीसीज हैं तो ये डीआर हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई अपनी तरफ से और कर दूं तब भी वो डीआर का काम करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 -6 -3, ये और ये भी क्या है, ये भी डीआर हो गई। तो डीआर का कोई वो नहीं है, ठीक है ना, डीआर कोई फिक्स नहीं होता, डीआर इसके प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। तो देखो ये भी इसके प्रोपोर्शनली इक्वल हैं, ये भी इसके प्रोपोर्शनली इक्वल हैं। मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी जो डीआर आएंगे वो भी डीआर ही माने जाएंगे इसके। ठीक है, तो अब बात होती है
कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए डी आर। तो डी आर हमेशा डी सी के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल। क्लियर हो गया। तो अब देखिए बेटा इसके आगे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन हो गए, डी आर हो गई, ठीक है ना। अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, देखो सबसे पहले नंबर 1 जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है ना। इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर, ठीक है ना। रिप्रेजेंट इसको किससे करते हैं, जीरो वेक्टर, ऐसे जीरो लगा के उस पर वेक्टर का साइन लगा दिया तो इसको जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। तो देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा, कि अगर कोई पॉइंट, ठीक है ना, ये कोई ए है, ठीक है ना। जैसे वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ये होता है ना, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, यहाँ से ये, ठीक है ना, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो क्या बन गया ये ए बी वेक्टर। तो इसका मतलब है यहाँ तो हम ए से बी तक चले गए, ठीक है ना, गए, डिस्टेंस हमने कवर की। जीरो वेक्टर में क्या मतलब, देखो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये कौन सा पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट है, ठीक है ना। एक यहाँ है, एक वहाँ है। अब देखिए जीरो वेक्टर में क्या होगा कि इनिशियल पॉइंट भी यही होगा और टर्मिनल पॉइंट भी यही होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ तो कुछ इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए बी का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कुछ तो होगी, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट और जिसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। जैसे ए है तो इसका इनिशियल पॉइंट ए है तो इसका टर्मिनल पॉइंट भी ए है, तो इसका मतलब है ए से ए तक का जो वैल्यू है ए वेक्टर, इसको क्या कहेंगे हम, जीरो वेक्टर। मतलब ए से ए तक ही, बी से बी तक जाना है, देखा बी वेक्टर क्या होगा, ये भी क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती, ध्यान रखना। वेक्टर तो है, कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी भी कि बताओ जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन कैसे जाओगे, जैसे ये पॉइंट लगा दिया, बताओ किस डायरेक्शन में, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इनफाइनाइट डायरेक्शन है इसकी, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी कहीं भी कर लो, ठीक है ना। पॉइंट है तो डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है इसकी, ठीक है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड इसका क्या है, जीरो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है वो क्या होता है, जीरो वेक्टर, ठीक है बेटा। अब आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। नंबर 2 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड या हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 is called a unit vector, ठीक है बेटा। यूनिट वेक्टर का मतलब यह है कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर है क्या, ए वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैंने क्या निकाला, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड। अगर इसकी डिस्टेंस 1 आ गई तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसका यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर के लिए हम कैप लगाते हैं इसमें, वो कैप जहाँ भी लग रही होगी तो इसका मतलब आप समझ जाना कि क्या है, ये यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो या फिर मैं ऐसा कर दूँ कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं, तो क्या आ गया, 1 आ गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है वो ए कैप वेक्टर है। या तो मैं इसको ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 कर दूंगा तो इसका मतलब समझ जाओगे कि इसका ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे लिखूंगा ए कैप, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं ए कैप, ठीक है बेटा, ए कैप पढ़ते हैं। ए कैप का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर,
ठीक है। अब आता है इसके आगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर होते हैं ऐसे वेक्टर, ऐसे कई सारे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ठीक है ना, को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ये गया, एक ये गया, एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है ना, एक इधर आया, ठीक है ना, तो ये पॉइंट ओ है, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ठीक है ना, और ये ई वेक्टर है, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्यों है? क्योंकि सेम इनिशियल पॉइंट है इनका, ठीक है ना। कहाँ से शुरुआत हो रही है इनकी? सबकी एक ही जगह से शुरुआत हो रही है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? को इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना, समझ गए को इनिशियल वेक्टर। अब आता है इसके आगे कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर का मतलब होता है बेटा ऐसे वेक्टर जो कि किसी एक लाइन के पैरेलल होते हैं सारे, ठीक है ना। उनका मतलब सपोर्ट क्या होता है? सेम सपोर्ट होता है, ठीक है ना, सेम सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट। जैसे मान लो कि ये लाइन है मेरे पास एल, ये कोई लाइन एल है, ठीक है ना, तो इसी के पैरेलल जाएंगे सारे वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है, एक वेक्टर मान लो कि इधर हो गया, ठीक है ना, एक वेक्टर क्या हो गया? एक इधर हो गया, ठीक है ना, एक क्या हो गया? ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये तो ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो दीज आर ऑल कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कॉलिनियर वेक्टर। मतलब सेम सपोर्ट के इसी एल लाइन की सपोर्ट में है सारे, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलेंगे? कॉलिनियर वेक्टर। या फिर मैं इसी में से काट लूँ कुछ वेक्टर, देखो ये काट लिया, ये काट लिया, ये बी, तो एक तो ये वेक्टर हो गया मेरे पास ए बी, ठीक है ना, इसको सी मान लूँ मैंने और इसको डी मान लिया, तो एक वेक्टर ए डी, एक वेक्टर ए बी, एक वेक्टर बी सी बी, ठीक है ना। तो ये वेक्टर कौन सा है मेरे पास? ये वेक्टर है ए डी वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर कौन सा है? ए बी वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है? सी बी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों वेक्टर आए हुए हैं वो एक ही लाइन से तो मिले हैं, ठीक है ना, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है ना इसकी, तो इसका मतलब ऐसे वेक्टर को भी क्या बोला जाएगा? कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। या फिर ऐसे होंगे, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है लेकिन सेम सपोर्ट ऑफ लाइन, ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे हम? कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल मैग्नीट्यूड में भी सेम होगा और डायरेक्शन में भी सेम होगा। जैसे मान लो कि ये मेरे पास क्या है? ए वेक्टर, ठीक है ना, तो एक इसी डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है। मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है ना, तो बेटा डायरेक्शन दोनों की क्या है? सेम है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड इसका ए है, ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं हो सकती, अगर अपोजिट हो जाएगी तो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है ना। क्या क्या? मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है बेटा। तो ये इक्वल वेक्टर हो गए। तो इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, ध्यान रखना। लेकिन बहुत सारे वेक्टर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या वो इक्वल होंगे? कोई ज़रूरी नहीं है भाई। जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो वेक्टर सेम होंगे, ठीक है ना। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कोई इक्वल वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम ज़रूर होगा। जैसे मान लिए कि एक ये पॉइंट है मेरे पास, ये है ए वेक्टर, ठीक है ना, ये है मेरे पास बी वेक्टर और ये है बेटा मेरे पास सी वेक्टर, ठीक है ना। ये सी वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। देखो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, ये भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक भी सेम है।
ये तीनों डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक इनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया नहीं हो गया। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड A इक्वल टू मैग्नीट्यूड B इक्वल टू मैग्नीट्यूड C, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या ये इनकी डायरेक्शन भी सेम है? नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि A वेक्टर नॉट इक्वल टू B वेक्टर नॉट इक्वल टू C वेक्टर, ठीक है ना। ये तीनों इक्वल वेक्टर नहीं है। जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है वो इक्वल वेक्टर होंगे, लेकिन इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जरूर सेम होगा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। ये इक्वल वेक्टर की कंडीशन हो गई। अब आता है मेरे पास नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। नेगेटिव और नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बेटा? मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है ना। ये वेक्टर है A वेक्टर, ठीक है ना, A वेक्टर। तो मैंने क्या कर लिया कि मैंने जो ना ये जो मेरे पास AB वेक्टर है, देखो AB, इसको मैं AB वेक्टर भी बोल सकता हूँ या AB वेक्टर को मैंने कंसीडर क्या हुआ है, A वेक्टर कंसीडर किया हुआ है। जो AB वेक्टर है मैंने उसको क्या कंसीडर कर लिया? A वेक्टर। तो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या है? A to B। तो अगर मैं यहाँ से इतना ही वेक्टर, ठीक है ना, यही वेक्टर मैं इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है ना। ये है CD, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इसका सेम है मान लीजिए, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड का है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। तो ये AB वेक्टर A वेक्टर है, तो ये CD वेक्टर क्या हो जाएगा? CD वेक्टर वैसे होना कौन सा चाहिए? DC वेक्टर होना क्या चाहिए? DC वेक्टर। तो DC वेक्टर अगर होता मेरे पास, DC वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये CD वेक्टर क्या होगा मेरे पास बेटा? -A वेक्टर, ठीक है ना। क्या हो गया? CD वेक्टर क्या हो गया? -A वेक्टर, ठीक है ना। क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। ये A इधर साइड में था तो ये क्या हो गया? इस साइड में हो गया। तो ये DC वेक्टर हो गया मेरे पास। मैं DC वेक्टर लिखूंगा बेटा इसको, ठीक है ना। ये DC वेक्टर हो गया मेरे पास -A वेक्टर। क्या हो गया? ये -A वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर अगर इधर है, ये A वेक्टर, तो इसको मुझे इसी डायरेक्शन में उल्टा लेके आना है। ये वेक्टर मेरे पास A वेक्टर था तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? -A वेक्टर। मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना है, तो नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। जैसे मान लो कि AB वेक्टर है मेरे पास, इसको मैं -BA वेक्टर भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है, मतलब जब इसका ऑर्डर चेंज करूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो AB वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? -BA वेक्टर। क्लियर हो गया? तो बेटा ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरह से समझने हैं, ठीक है। और बाकी जो है ना आप ये NCERT की एक्सरसाइज आप इसको एक बार समझेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज को, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच।